Hello students, I am Seema Kushwaha from भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जो हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्नो का इंजन, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्नो चक्र, कार्नो साइकिल के बारे में एंड इट्स एफिशिएंसी और उसकी दक्षता के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम देखते हैं पहले कार्नो चक्र क्या होता है। किसी इंजन की दक्षता का अध्ययन करने के लिए जो सादी कानून ने सन 1824 में एक ऐसे सैद्धांतिक आदर्श इंजन की कल्पना की जिसमें किसी भी प्रकार जैसे घर्षण से ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। जो सादी कानून थे उन्होंने 1824 में एक ऐसे सैद्धांतिक आदर्श इंजन की कल्पना की जिसमें किसी भी प्रकार जैसे घर्षण हो गया से ऊष्मा का क्षय नहीं होता था। ऐसा इंजन व्यवहार में तो संभव नहीं है परंतु अध्ययन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और ये जो इंजन है वो व्यवहार में संभव नहीं है लेकिन अध्ययन के लिए ये उपयुक्त है क्योंकि इसके लिए गणितीय विवेचना सरलतापूर्वक की जा सकती है और यह जो इंजन होता है वो उत्क्रमणीय होता है तथा इसकी जो दक्षता है वो केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है जिनके मध्य यह कार्य करता है। जो कार्नो इंजन है वो उत्क्रमणीय इंजन है और जो इसकी दक्षता होती है वो केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है जिसके मध्य कार्नो इंजन है वो कार्य करता है। अब हम देखते हैं कार्नो इंजन के मुख्य भाग। एक आदर्श कार्नो इंजन के मुख्य भाग अग्रलिखित हैं। फर्स्ट है ऊष्मा स्रोत, सेकंड है सिंक, थर्ड है पूर्ण कुचालक प्लेट, फोर्थ है सिलेंडर एवं पिस्टन। तो कार्नो इंजन के 4 भाग है। अब हम देखते हैं इसके भाग के बारे में। ये डायग्राम है जिसमें ये है पूर्ण कुचालक प्लेट, ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है, इसमें T1 और इस पे T2। ये है आदर्श गैस जिसमें सिलेंडर एवं पिस्टन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा स्रोत। यह एक अनंत ऊष्मा का ऊष्मा स्रोत है। यह सदैव नियत उच्च ताप T1 केल्विन पर रहता है, अर्थात इससे कुछ भी ऊष्मा लेने पर इसका ताप नहीं बदलता है। यहाँ पे हम लिए ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन जो सदैव नियत उच्च ताप T1 केल्विन पर रहता है, अर्थात इससे हम जितनी भी ऊष्मा लेंगे तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। अब सेकेंड हम देखते हैं सिंक के बारे में। जो सिंक होता है वो सदैव नियत कम ताप T2 केल्विन पर रहता है। इसकी क्षमता भी अनंत मानी जाती है। जो सिंक है उसकी जो क्षमता है वो अनंत मानी, अर्थात यह भी ऊष्मा प्रदान करने से इसका ताप नहीं बदलता। ये है सिंक, ऊष्मा सिंक जिसका टेम्परेचर है जो नियत कम ताप T2 केल्विन पर रहता है और इसकी जो क्षमता होती है वो अनंत मानी जाती है, अर्थात इसे कुछ भी ऊष्मा प्रदान करने से इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज। अब हम थर्ड लेते हैं पूर्ण कुचालक प्लेट, परफेक्ट इंसुलेटिंग प्लेट। यह ऊष्मा की पूर्ण कुचालक प्लेट होती है जो कि ऊष्मा को अपने अंदर होकर प्रवाहित नहीं होने देती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं। ये है पूर्ण कुचालक प्लेट जो ऊष्मा की पूर्ण कुचालक प्लेट होती है। तो ये हो गया पूर्ण कुचालक प्लेट, ये हो गया ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन। अब हम फोर्थ देखते हैं आदर्श गैस के बारे में। फोर्थ है हमारा सिलेंडर एवं पिस्टन। यह एक मशीन के तुल्य भाग है
जिसमें जो सिलेंडर की दीवार होती है वो पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी होती है। ये जो सिलेंडर की दीवार है वो पूर्ण कुचालक प्लेट की बनी होती है और इसका आधार पूर्णतः चालक पदार्थ का बना होता है, और जो इसका आधार है वो चालक पदार्थ का बना होता है। ये जो प्लेट है वो पूर्ण कुचालक प्लेट की बनी होती है और जो इसका जो आधार है वो चालक पदार्थ का बना होता है। पिस्टन भी पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना होता है और जो पिस्टन है वो भी, ये जो पिस्टन है वो भी पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिना किसी घर्षण से सरक सकता है और जो सिलेंडर है उसके अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है वो बिना किसी घर्षण से सरक सकता है। सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस भरी रहती है। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत, कुचालक प्लेट अथवा सिंक किसी के साथ भी रखा जा सकता है। इसे सिंक एक से दूसरे पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये जो सिलेंडर है उसको हम ऊष्मा स्रोत, पूर्ण कुचालक प्लेट, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन, इसको किसी के ऊपर भी रख सकते हैं और इसको एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं कार्नोट चक्र के बारे में। कार्नो ने बताया कि इस आदर्श इंजन से निरंतर कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जा सकता है। जो सादी कार्नो थे उन्होंने बताया कि एक आदर्श इंजन से निरंतर कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक चक्र के बाद एक कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है और निरंतर कार्य करने योग्य बना रहता है। एक चक्र को 4 प्रक्रमों में एक निश्चित क्रम से पूरा किया जाता है। इन प्रक्रमों को PV आरेख पर चित्र में दर्शाया गया है, जैसा हम अभी देखेंगे। इस चक्र को कार्नोट चक्र कहते हैं। यहाँ पे कार्नोट चक्र है, जिससे कार्नो ने बताया कि जब एक आदर्श इंजन से निरंतर कार्य प्राप्त करने के लिए जो आदर्श इंजन है उसको एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक चक्र के बाद, जैसे यहाँ पे प्रत्येक चक्र के बाद एक कार्यकारी पदार्थ है, जैसा ये राउंड लगाएगा तो वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है और निरंतर कार्य करने योग्य बना रहता है। एक चक्र को 4 प्रक्रमों में एक निश्चित क्रम से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे 4 क्रम है: समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। इन प्रक्रमों को PV आरेख में चित्र डायग्राम पर दर्शाया गया। इस चक्र को कार्नोट चक्र कहते हैं। अब माना कि प्रारंभ में जो गैस का दाब है वो है P1, आयतन होगा इसका V1 और जो ताप है वो है T1। यहाँ पे गैस का दाब होगा P1, आयतन होगा V1 और जो ताप है वो है T1। अब 4 प्रक्रम निम्नलिखित है। प्रथम प्रक्रम देखते हैं हम, समतापी प्रसार। सर्वप्रथम सिलेंडर के आधार को ऊष्मा स्रोत जिसका ताप T1 है के संपर्क में रखते हैं। यहाँ पे हम जो सिलेंडर लिए हैं उसको सर्वप्रथम हम ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन के ऊपर रखते हैं, के संपर्क में रखते हैं और पिस्टन को बहुत धीरे धीरे सिलेंडर से बाहर खींचा जाता है और जो पिस्टन है उसको बहुत धीरे धीरे, यहाँ पे जो पिस्टन है उसको बहुत धीरे धीरे सिलेंडर से बाहर खींचा जाता है। ये जो सिलेंडर को सर्वप्रथम हम लोग इसको ऊष्मा स्रोत T1 के संपर्क में रखते हैं और जो पिस्टन है उसको धीरे धीरे बाहर खींचा जाता है। प्रारंभ में जो गैस का दाब है वो P1, आयतन V1 तथा ताप है वो T1 है, जिसे PV आरेख पर बिंदु A से दिखाया गया है।
जिसे हम यहाँ पे जो पीवी आरेख लिए हैं उस पर जो गैस का दाब रहेगा वो प्रारंभ में P1 रहेगा, आयतन V1, और ताप जो है वो T1 रहेगा, जिसे पीवी आरेख द्वारा दर्शाया गया है। अब पिस्टन के बाहर सरकने से गैस का प्रसार होता है। यहाँ पे जो समतापी प्रसार हो रहा है, मतलब पिस्टन को बाहर खींचते हैं धीरे धीरे, तो बाहर उसके सरकने से गैस का प्रसार होता है तथा गैस पिस्टन पर कार्य करती है। यह प्रक्रम अत्यंत धीरे धीरे किया जाता है तथा सिलेंडर स्रोत के संपर्क में है, और जो सिलेंडर है वो स्रोत के संपर्क में है, जिससे जो गैस का ताप है वो T1 पर बना रहता है, जिससे स्रोत से ऊष्मा ले ली जाती है। इस प्रकार यह प्रसार है वो समतापी है। अब हम देखते हैं कि जो गैस का आयतन है वो V1 से, इसमें सबसे पहले जो गैस का आयतन था वो V1 था। अब माना गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है और दाब सबसे पहले प्रारंभ में था P1, तो दाब जो है वो P1 से घटकर P2 हो जाता है। इस अवस्था को पीवी आरेख पर बिंदु B से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे जब बोल रहे कि जो गैस का आयतन है वो V1 से, पहले प्रारंभ में था V1 और जो आयतन था वो V1 था, दाब था वो P1, उसके बाद ताप T1 था, तो गैस का आयतन अब V1 से बढ़कर V2 हो जाता है यहाँ पे, और जो दाब है वो P1, यहाँ से P1 से घटकर P2 हो जाता है। तो इस अवस्था को पीवी आरेख पर, जो पीवी आरेख है उस पर बिंदु B से दर्शाया गया है। हम आगे देखते हैं। तथा वक्र AB गैस का समतापी प्रसार व्यक्त करता है, और जो यहाँ पे AB है, वक्र AB है, वो गैस का समतापी प्रसार व्यक्त करता है। इस क्रिया में जो गैस द्वारा किया गया कार्य W1 स्रोत से अवशोषित ऊष्मा Q1 के बराबर होगा तथा गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहेगी। अतः हम देखते हैं कि जो स्रोत से अवशोषित ऊष्मा है वो है Q1, गैस द्वारा किया गया कार्य है W1, तो हम यहाँ पर लेते हैं समाकलन V1 से V2, क्योंकि जो गैस का आयतन है वो V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, और दाब है यहाँ पे P वॉल्यूम dV, तो P dV, लेकिन यहाँ पे होता है PV इक्वल टू RT, तो यहाँ पे W1 इक्वल टू हम ले लेंगे V1 V2, P की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे P की वैल्यू निकालेंगे, तो P की वैल्यू आ जाएगी RT अपॉन V। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर जो हम यहाँ पे ले रहे थे T की जगह T1 ऊष्मा स्रोत में, तो RT1V dV, यहाँ पे RT1 है वो कॉमन निकल जाएगा, तो हम समाकलन करेंगे, यहाँ पे बचेगा V1 से V2 1/V dV। समाकलन 1/V dV का होता है log E V, तो यहाँ पे RT1 log E ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम लिख सकते हैं log M/N, यहाँ पे होगा log M माइनस log N को हम लिख सकते हैं log M/N, तो यहाँ पे RT1 log E V2/V1, जिसे पीवी आरेख पर वक्र AB द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल AB BA A से डिनोट करते हैं, जैसे इस पे लिखा हुआ है AB BA और A, तो ये हो जाएगा AB BA A। तो पीवी आरेख पर वक्र AB द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल होगा AB BA A।